हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे अप्रोच पे जो मैं खुद फॉलो करता हूँ किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहली बात हम देखेंगे आईपीओ में कैसे रिस्क को मैनेज करना है और एज ए कंपनी हम कैसे एक आईपीओ को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो निफ्टी 260 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है और हमने इस हफ्ते मोर देन 600 पॉइंट्स का एक फॉल देखा। अगर बात करें लास्ट 2.5 मंथ्स में तो निफ्टी करेक्ट कर चुका है 18,600 से 17,000 के नीचे, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो आगे आपको कुछ और बड़े डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो इस केस में जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है ये बनता है 16,780 का, और अगर ये लेवल भी टूटे तो अगला सपोर्ट 15,000 के आसपास हमें देखने को मिलने वाली है। इन केस अगर यहाँ पे ओमिक्रॉन की वजह से लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट इवन 15,000 को भी तोड़ दे, और उस केस में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है वो बनेगा 14,150 पे। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो काफी नेगेटिव है। यहाँ पे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं और हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म सेक्टर इससे काफी हद तक इफेक्ट हुआ है। कुछ डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स भी इससे अफेक्ट हुए हैं, और क्योंकि जो लिक्विडिटी है सिस्टम में वो भी आगे घटने वाला है फेड के इस इंटरेस्ट हाइक की वजह से, तो आगे आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फर्दर सेल ऑफ करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम कंसीडर करें तो आईपीओ इन्वेस्टिंग काफी रिस्की हो जाता है और हमें सिर्फ उन्हीं आईपीओ में पैसे लगाने होंगे जिसका बिजनेस फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। तो चलिए देख लेते हैं उन फैक्टर्स को। तो अब सवाल यह है कि आईपीओ आ क्यों रहा है, क्या है इसके पीछे का रीजन। चलिए समझते हैं। सबसे पहला रीजन फंड रेज करना है, और इसमें हमें चेक करना है फ्रेश इक्विटी कितना इश्यू हो रहा है और कितना पोर्शन ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है। अगर फ्रेश इक्विटी इश्यू हो रहा है वो डायरेक्टली जाएगा कंपनी को, और अगर ऑफर फॉर सेल है तो ये जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास। इससे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी और आगे जाके एम्प्लॉइज, स्टेक होल्डर और इवन वीसी इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इस लिक्विडिटी की वजह से आगे हम मर्जर और एक्विजिशन डील भी काफी आसानी से, इजीली, स्मूथली एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए कर पाएंगे, और बाद में इससे ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ने वाली है। ब्रांड अवेयरनेस किसी भी बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसे भी यहाँ पे डिवर्सिफाई करने में कंपनी को एक आइडिया मिलता है। बाद में अगर किसी लोन के लिए कंपनी के पास नया रिक्वायरमेंट आए तो हम इस लिक्विडिटी को दिखाते हुए इस शेयर्स जो अभी लिस्टेड है उसे दिखाते हुए अपना टर्म लोन को फाइनेंस कर सकते हैं, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाता है। अब सवाल यह है कि डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा चीज वो है कॉस्ट। आईपीओ लाने के लिए कंपनी को बहुत सारे खर्चा करना पड़ता है, कमीशन, रजिस्ट्रेशन फी, लीगल और अकाउंटिंग फीस में बहुत सा पैसा खर्चा हो जाता है। यहाँ पे जब कंपनी को प्राइवेटली लिस्टेड दर्जा हासिल होता है तब तक उसे अपना बिजनेस स्ट्रैटेजीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, की प्रोजेक्ट्स, इवन प्रॉफिट मार्जिन, क्लाइंट्स और फिनेंशियल डेटा के बारे में कभी किसी को बोलना नहीं पड़ता। लेकिन आईपीओ लाने से पहले अपना जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है उसमें ये सारे चीज मेंशन करने होते हैं। इससे हमें पता चलता है कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है और इसका मैनेजमेंट कैसे इस कंपनी को मैनेज करती है। और लिस्टिंग के बाद जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसके वजह से इसका वैल्यूएशन काफी हद तक यहाँ पे समझते हैं। इस पैसे को आगे कैसे यूज किया जाता है, इससे सबसे बड़ा चीज जो यूज होता है वो है डेट को यहाँ पे कम करना। अगर कंपनी ने प्रीवियसली कुछ लोन ले रखा है तो इस लोन को सबसे पहले रीपे किया जाता है इस आईपीओ से जितना फंड रेज हुआ है उससे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से। और बाद में अगर शेयर होल्डर्स जो कि बहुत सारे केसेस में एम्प्लॉयज होते हैं वो भी आईपीओ आने के बाद अपने शेयर्स बेच के उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
यहाँ पे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो उसे भी फिनांस किया जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे जो फिनांस कॉस्ट है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर इससे कम किया जा सके तो हमारा ओवरऑल एक्सपेंस यहाँ पे क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे कम किया जा सकता है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो डिवर्सिफिकेशन भी काफ़ी हद तक मायने रखता है। बहुत सारे ऐसे प्लान होते हैं जो कंपनी अपने पास रखती है, लेकिन फंड ना होने की वजह से इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। लेकिन आईपीओ आने के बाद जब लिस्टिंग हो जाती है तो कंपनी के पास आता है नया पैसा और इससे न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे काम किया जाता है और न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के चांसेस इससे काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ को अगर कंसिडर करें तो कंपनी आगे जाके हायरिंग बढ़ाती है और डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ऑफिस हैं, उसे सेटअप करने में इसे काफ़ी हद तक मदद मिलता है। और इन सब चीज़ों को अगर आपको चेक करना है तो एक ही डाटा आपको कंसिडर करना होगा और वो है कैश फ्लो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में। अगर कंसिडरेबली पिछले कुछ सालों से ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव साइन है। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा कि आपको फिनांसिंग और दूसरे कैश फ्लो को चेक नहीं करना, वो भी चेक करना जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे प्रॉफिट में होने चाहिए। इसके बाद हम चेक करेंगे नेट कैश फ्लो कितना है, और अगर नेट कैश फ्लो पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव फैक्टर आगे जाके साबित होगा। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, और अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में तो हमारा और एक चैनल है, नाम है ट्रेडिंग नेक्स्ट। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको रेगुलरली इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी सिंपल लैंग्वेजेस में सीखने को मिलने वाली है। किसी भी ब्रांड को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसे चाहिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और ये हो सकता है ब्रांड लॉयल्टी जैसे एप्पल के पास है, या फिर ये हो सकता है डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी जो है टेस्ला के पास, या फिर ये हो सकता है कोई पैटेंट, कोई टाइमिंग, यानी प्रोडक्ट सबसे पहले अगर किसी कंपनी ने रिलीज किया तो ये बन जाता है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। या फिर अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम किया जाए तो ये बन जाता है कस्टमर लॉक इन, जिससे कस्टमर बार बार आपके पास आएगा उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। आगे हम कॉस्ट एडवांटेज का भी फायदा उठा सकते हैं, जिससे एक लोअर कॉस्ट में प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में ऑफर करते हैं तो इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं कि आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। या फिर यह हो सकता है कोई एक्सक्लूसिव लाइसेंस, जिससे अगर प्रोडक्ट में इंक्लूड किया जाए तो ओवरऑल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस काफी हद तक इंप्रूव किया जा सकता है। तो यह है कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे प्रोडक्ट में यूज करने से हम ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, और इससे बिजनेस में ग्रोथ आने के सबसे ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस को समझना है और कैसे ये अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले परफॉर्म करता है। इसके लिए हमें देखना होगा उस बिजनेस का मॉडल और उसका प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कितना है, ये भी हमें चेक करना है। इसके लिए हम शुरू करेंगे सेक्टर से, और बाद में हमें चेक करना है इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। इसके बाद हमें देखना है इसका डेमोग्राफी कैसा है, बिजनेस डेमोग्राफी, और इससे एक चीज पता चलेगी कि इसका टारगेट कस्टमर यहाँ पे कौन से है, और वो भी एज, जेंडर और जियोग्राफी के बेसिस पे। बाद में हम चेक करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ पे हैं और कैपेसिटी यहाँ पे कितना यूटिलाइज हो रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट में कंपनी ने कितना काम किया है, और आगे इससे कंपनी को क्या फायदा मिलने वाला है। अगर कंपनी के पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर सर्टिफिकेशन है तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव साइन है, जिससे हमें ये जानने को मिलेगा कि अगर कंपनी के पास कोई कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क या फिर ट्रेड सीक्रेट है तो ये आगे जाके कोई बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब हम चेक करेंगे कंपनी के कस्टमर कौन कौन से हैं और इनसे कंपनी को कंसिस्टेंटली कितना रेवेन्यू जनरेट होता है।
इसके बाद हमें चेक करना है उसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जिससे ये आगे मार्केट में सरवाइव कर सकती है। बाद में हम चेक करेंगे इसके कुछ की बिजनेस स्ट्रैटेजीज, जिससे आगे ग्रोथ और एक्सपेंशन के कंपनी का जो प्लान्स है उसके बारे में हमें पता चलेगा। और फाइनली हमें कंपेयर करना है लिस्टेड पीयर्स के साथ, जिससे वैल्यूएशन के बारे में एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा और हम इसके लिए रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। और अगर कंपेयर ही करना है तो हम कंपेयर करेंगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बेसिस पे। इसके लिए हमें चेक करना है रिसेंटली कंपनी का जो क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट है उसमें रेवेन्यू और अर्निंग्स कितने हैं। इसके लिए हम चेक कर सकते हैं अर्निंग पर शेयर और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद हम चेक करेंगे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो पिछले कुछ सालों में कैसे चेंज हुआ है। यहाँ पे प्राइस टू सेल रेशियो को भी कंसिडर किया जा सकता है अगर कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल ना हो तो। इसके बाद हम चेक करेंगे वैल्यूएशन के लिए एंटरप्राइज वैल्यू वर्सेस इबिटा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि करेंटली स्टॉक ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस्ड। इसके बाद हम चेक करेंगे कंपनी का डेट, यहाँ पे कैसे कंपनी मैनेज करती है। इसके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो उसे चेक करना सबसे जरूरी है। अगर ये कंसिस्टेंटली हायर साइड पे है, एक से ज्यादा है, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा न्यू डेट ले रही है अपने इक्विटी के मुकाबले और आगे इसे रीपे करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम चेक करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल आइडिया चल जाता है कि कंपनी अपना इक्विटी के मुकाबले कितना रिटर्न यहाँ पे जनरेट करने में कामयाब है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसिडर करें तो इसमें डेट को भी शामिल किया जाता है। तो आप ओवरऑल इन दो पैरामीटर से किसी भी स्टॉक को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और इसे कैसे चेक किया जाए तो आपको यहाँ पे देखना होगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो सेबी के पास यहाँ पे दिया जाता है किसी भी आईपीओ को मार्केट में लॉन्च करने से पहले, और उसका जो फाइनेंशियल डेटा सेक्शन है उसमें जाके आप इन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। बाद में हमें चेक करना होता है कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो लीडरशिप है, वो कैसे काम करते हैं। क्या उनके पास कोई प्रीवियस बिजनेस एक्सपीरियंस है या उस सेक्टर में उनके पास कोई बिजनेस एक्सपर्टीज है जिससे वो अपने कंपटीटर के मुकाबले इस बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे मैनेज कर पाएंगे। इसके लिए हमें चेक करना होगा आगे कि प्रीवियस कुछ अकॉम्प्लिशमेंट्स, अगर कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं उन मैनेजमेंट पर्सन्स के, तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे साबित होने वाला है। और बाद में हम चेक करने वाले हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर मैनेजमेंट पीपल यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं तो क्या उन्होंने कोई शेयर्स गिरवी रखी है यानी प्लेज किया है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन साबित हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है कंसिडरेबली हम इस चीज को एज ए पॉजिटिव साइन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।